अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। कहते हुए भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम खुशी हो रही है कि हमने एक जर्नी स्टार्ट की और बिना किसी हिकअप के हम यहाँ तक पहुँचे। सो आज हम आपको मिलवाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप उन सब लोगों से मिलें, उन सब का शुक्रिया अदा करें। आई हैव सीन अ लॉट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट इरफान मलिक, डॉक्टर शराज, हारिस, ये काफ़ी नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, टीम आएँ ज़रा। पूरी टीम को मैंने आज बुलाया हुआ है कि आज मैं आपको ये एक ही दिन में सिखाऊंगा। सो आ जाएं गाइस, एवरीबॉडी। सो वी हैव डॉक्टर राव फैज़ान, जिन्होंने आगे हमें बहुत वो करना है। हमारे साथ आ जाए यार आप लोग, आ जाए। सप्लाई दीवार मेरा ख्याल मैं हमें देख देख के लोग वैसे ही बोर हो गए। ये वकास भाई, इसको जानते होंगे, हमारी सी सप्लाई दीवार। डे 1 से ये बंदा रेगुलर लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहा है बैक एंड पे। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब ये ना मौजूद हो और पीछे ना बैठा हो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन जो एआई की फील्ड से बिलोंग नहीं करता, फिर भी एआई सुन रहा है। वो इस वजह से नहीं कि उसने सीखनी है, वो इस वजह से कि आप तक जो नॉलेज डिलीवर हो रही है वो इन्फॉर्मेशन जो है इंटरप्ट ना हो जाए कहीं। ठीक है, हमारे साथ मुबश्शिर भाई हैं, और मुबश्शिर भाई जो हैं आपके फ्यूचर इंस्ट्रक्टर है, वेरी टैलेंटेड प्रोग्रामर। ये वो लोग हैं जो हमारे अगले एक्सपेंशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हमारे साथ यशरा हैं। जितने भी, अगर आज कोई बंदा आके मुझे ये कहता है ना कि सर हैकाथॉन कब स्टार्ट होगा, कोर्स कब स्टार्ट होगा, तो अगर हमारा सोशल मीडिया ना चल रहा होता तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही ना होता कि ये कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म हो गया था। और मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं कोई प्लान करता हूँ। यशरा और उसकी टीम सारा प्लान करती है। जितनी पोस्ट, जितनी वीडियोस, जितनी एडिटिंग, जितने लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड हुए वो यशरा का। और ये जो भाई कैमरा लेके पीछे का, अनफॉर्चुनेटली दानिश अभी भी कैमरा लेके खड़ा हुआ, और वो दानिश का था। नबीहा ने हमें ज्वाइन किया एज ए न्यू इंस्ट्रक्टर न्यू, पर हमारी कंपनी में बहुत पुरानी है। आज वो आपको पाइटॉर्च पढ़ाएंगी, और ये भी आपके साथ फ्यूचर में इंशाल्लाह इन टच रहेंगे ताकि हम रोटेट करते रहें। और ये इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ फॉर फीमेल्स कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका यहाँ होना ही बड़ी बात है, इट्स कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। हारिस भाई आ जाएँ, श्रद्धे आ जाओ। हारिस भाई जो हमारा पहला हमारी स्ट्रेंथ थी, जब डॉक्टर साहब और मैं सोच रहे थे डॉक्टर साहब शुरू तो कर लिया, आगे क्या करना है, अब क्या करें डॉक्टर साहब, इधर क्लाइंट की मीटिंग्स आ जाती हैं, वी नीड अ सपोर्ट। क्योंकि देखो जिस स्टेज पे मैं और डॉक्टर साहब है ना, उस स्टेज से इतना नीचे आके कोडिंग करने के लिए बैठना वो बहुत डिफिकल्ट है। हम कर लेंगे बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, एंड देन वी नीडेड समवन जो फ्रेश हो। मैं हमेशा एक क्रिटिसाइज़ करता हूँ जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसके बारे में ये बात करता हूँ कि देखो जो बंदा प्रैक्टिस में है ना, विद द लेटेस्ट नॉलेज ऑफ कोडिंग या कुछ भी, उसको आके आगे पढ़ाना चाहिए, ना कि जिसने 5 साल पहले कोडिंग की थी वो 5 साल बाद पढ़ा रहा है। वो क्या पढ़ा रहा होगा, आई मीन जस्ट इमेजिन वो क्या पढ़ा रहा होगा। हमारे यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस मैटर करता है। यार 10 साल पुराना टीचर है, यार ये 5 साल पुराना टीचर है। मैं कहता हूँ ये 10 साल से बेहतर है कि यार ताज़ा टीचर लाओ, मतलब ताज़ा वो जो इंडस्ट्री में काम करके अभी एकेडमी में आके पढ़ा रहा हो। मैं उसे कहता हूँ इससे पढ़ो, क्योंकि ये अभी भी इंडस्ट्री से निकल के आया है, उसके पास लेटेस्ट नॉलेज होगा। सो आफ्टर हारिस देन बाकी इंट्रोडक्शन हमारा करा चुके हैं। दानिश भाई आप इधर आ जाएं। दानिश भाई यू डिज़र्व टू बी हियर, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। दानिश भाई जितनी वीडियोस आपके पास पहुंची हैं, सिंगल हैंडेडली बंदा सुबह 7-8 बजे आता है, जब तक सामान समेट न लेंगे सारा ये इधर ही होता है। हम आते हैं, सब लगा होता है और हम वापस चले जाते हैं। ये आउट ऑफ द वे गया है। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि अरे ये तो जेमन सोल्यूशन के एम्प्लॉयज़ हैं, ये इनका काम था, ट्रस्ट मी, इस होप टू स्किल के इनिशिएटिव में जितना कुछ भी हुआ है ये इन सब की जेडी से बाहर था, और सब ने सवाब का काम समझ के किया। किसी को मैंने कोई कमांड नहीं दी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कोई ऑर्डर नहीं था, कोई ईमेल नहीं थी, कोई इनकी जेडी नहीं थी। ये सब अबव एंड बियॉन्ड गए हैं, सिर्फ उस विजन को समझा कि अच्छा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो कम्युनिटी को फ़ायदा देगा, लेट्स डू इट टुगेदर। मेरे पास कुछ लोग हैं सर मैंने भी करना है, जिनमें से मुबश्शिर है कि सर मैंने भी पढ़ाना है। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट साइन कि आप जो है खुद से सामने आ रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग, टाइम हो गया आप लोगों का, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्रे फॉर ऑल ऑफ माई टीम मेंबर हु हैव डन अ ग्रेट जॉब। और इसके पीछे ज़ेवन की वो पूरी टीम जिन्होंने एक्चुअली हमारी ज़िंदगी इतनी आसान की
कि हम कारोबार छोड़ के आपके सामने खड़े हो जाते हैं। अगर मैं इनको क्रेडिट नहीं दूंगा तो मैं ज़्यादती करूंगा, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि ये हमारे साथ खड़े हुए। सो थैंक यू टीम, आप सब Thank you लोगों so की much. आज आमद का भी शुक्रिया। आप इंशाल्लाह 1 by 1 चलते हैं। सो आई थिंक जी, डॉक्टर साहब। विजिबल। सो हमारा जो एक हम्बल जर्नी था, इट स्टार्टेड विद द ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन के बाद हमने एआई टूल्स जो इस कोर्स में डिस्कस करने थे, हमने वो टूल्स का आपको आइडिया दिया। एंड देन वी डिस्कस द पाइथन प्रोग्राम, क्योंकि पाइथन इज़ एक्चुअली द डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन एआई एंड एमएल। और इसकी दूसरी ख़ास बात ये है कि ये डाइजेस्टेबल है कंपैरेटिवली बाकी लैंग्वेजेस। अगर आप बाकी लैंग्वेजेस आपने देखी हैं तो ये आसान है, अगर नहीं देखी तो वेरी गुड, यू डोंट हैव टू सी देम टू बी अ प्रैक्टिशनर। ठीक है। अच्छा, मेरा जब मैं कहता हूँ ना कि आपको ज़रूरत नहीं, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिशनर रहना है, मेरी बात को गलत नहीं समझना, अगर आपने प्रैक्टिशनर रहना है तो ये आपका फ़ैसला है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ प्रैक्टिशनर रहना है, मैं तो चाहता हूँ कि आप सब प्रैक्टिशनर से ऊपर उठ के कुछ बने। लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिशनर रहना है तो दैट इज़ अ गुड स्टार्ट, पाइथन इज़ अ गुड स्टार्ट। उसके बाद फिर हमने APIs, और उस पर हमने आपको फिर ओपन AI जो है उसको बड़ा हमने डीपली डिस्कस किया, प्लेग्राउंड, फिर उसके अंदर हमने चैट GPT की API डिस्कस की, और उस API में फिर प्लेग्राउंड में आपको डिफरेंट सेटिंग्स करवाएं। उसके बाद फिर हम हगिंग फेस पे हमने आपको स्टेबल डिफ्यूजन दिखाया, स्टेबल डिफ्यूजन पे हमने APIs कॉल की और उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की। उसके बाद हमने ML के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारे डिस्कस किए। ML के बाद फिर हम वापस आए डेटा पे, डेटा साइंस पे। ठीक है, तो डेटा साइंस और ML का डिफरेंस हमने डिस्कस किया। फिर हमने डेटा के बारे में डिस्कस की कि भाई डेटा होता क्या है, डाटा को आपने क्लीन कैसे करना है, डाटा को आपने रिड्यूस कैसे करना है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन पे हमने बात की थी। डाटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म करने का फ़ायदा क्या है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिर हमने स्टैंडर्ड स्केलिंग, मिन मैक्स स्केलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस की अपने डिफरेंट लेक्चर्स में। डाटा साइंस के बाद हमने फिर आपको ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया था किरास का। सबसे पहले हमने आपको डीप लर्निंग का आइडिया दिया, और फिर डीप लर्निंग हमने आपको इम्प्लीमेंट करवाई टेंसर फ्लो के अंदर। और टेंसर फ्लो में हमने चीज़ें इतनी आसान रखी, कि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें आपने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। और फिर उसमें हमने आपको विजुअलाइजेशंस जो हैं उनके थ्रू दिखाया कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। और डाटा में ही फिर हमने जब मॉडल बनाए तो मैंने बताया था कि विजुअलाइजेशन 2 जगह इस्तेमाल होती हैं, एक तो डाटा में इस्तेमाल होती हैं, उसके बाद मॉडल की एवेलुएशन में इस्तेमाल होती हैं। तो पहले हमने जब डाटा की बात की तब भी हमने डिफरेंट ग्राफ्स और चार्ट्स की बात की। उसके बाद जब हमने मॉडल इवेलुएट किए तो फिर हमने देखा कि मॉडल इवेलुएशन में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, प्रिसीजन रिकॉल क्या है, और फिर इसका हीट मैप और डिफरेंट विजुअलाइजेशंस हमने सारी स्टडी की। उसके बाद फिर हमने एक जंप लगाया नई टेक्नोलॉजीज़ पे। फिर हमने कहा कि देखें अब चैटबॉट कैसे बनते हैं। तो चैटबॉट के लिए हमने आपको पहले LLMs का आइडिया स्टार्ट में दिया था, जो चैट GPT का वही नॉलेज यूज़ किया, स्ट्रीमलेट का बेसिक सा आइडिया दिया, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लैंग चेन इन सम डिटेल, कि लैंग चेन क्या है, कैसे आपको चैटबॉट बनाने में हेल्प करेगी, और किस तरह आप लैंग चेन से चैटबॉट बना सकते हैं। फिर हमने इसकी हमने का मतलब है हारिस ने इस पर बड़ी मेहनत की, और आई एम थैंकफुल कि उसने बहुत सारा लोड हमारा उठाया। इरफान जैसे कह रहे थे कि ये अगर ये बच्चे ना होते तो फिर हमारे लिए शायद ये काफ़ी मुश्किल हो जाता इतना टाइम निकालना। सो लैंग चेन में फिर चैटबॉट जो है वो हमने चला के देखे और देखा क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। फिर उसके बाद हमने लैंग चेन का ही एक जो छोटा भाई है या कंपैटिटर है, बट विद सर्टन बेल्स एंड विसल्स, यानी कि कुछ चीज़ें लैंग चेन देता है लेकिन उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। फिर हमने लामा इंडेक्स की बात की। लामा इंडेक्स पे हमने देखा कि वो हमें कैसे सपोर्ट करता है। और उसके बाद फिर हम चैट बॉट्स, जब हमारे एक बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो गया, तो आज हम अपना जो लास्ट टॉपिक है वो पाई टॉर्च हमने सिलेक्ट किया। अच्छा, ये पाई टॉर्च हमने स्टार्ट में सोचा था कि स्किप कर दें,
बट देन मेरी और इरफान की डिस्कशन हुई तो हमने देखा कि अपवर्क की जो लिस्ट आई थी ना, उसमें से हमने सब चीज़ें कवर की थी, सिर्फ एक पाईटॉर्च रहती थी। तो हमने कहा कि जब अब हम एक AI का होप टू स्किल बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, तो एक चीज़ को स्किप करना मुनासिब नहीं है। बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन रहेगा कि यार ये क्या चीज़ होती है, ये हमने नहीं पढ़ी। तो हमने कहा कि एक बेसिक सा फ्लेवर जो है आपको पाईटॉर्च का दे दें। इसमें हम बड़ा बेसिक सा आपको आइडिया देंगे कि आप रिग्रेशन का मॉडल कैसे बना सकते हैं, आप क्लासिफिकेशन का कैसे बना सकते हैं। सो एसेंशली पाईटॉर्च जो है वो डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। सो हियर वी आर टुडे विद द पाईटॉर्च। आओ जी हमारे इंस्ट्रक्टर, लेट्स गेट टू इट। आई होप कि हमारी जो अब नोटबुक है वो आपके साथ शेयर हो रही होगी। पहले आपके साथ स्लाइड शेयर हो रही थी। बिफोर हम कोड की तरफ जाएं और चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपको ना कुछ जो प्री रेक्विजिट है वो बता दूँ। हम लोगों ने जब आपको मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स बताए, उसके अंदर हमने टेंसर फ्लो यूज़ किया और टेंसर फ्लो के साथ हमने आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाई, जिसके अंदर हमने आपको पहले उनसे उनके कॉन्सेप्ट्स भी दिए। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन क्या होती है, उसमें रिग्रेशन की डिफरेंट आपको जो रिग्रेसर्स हैं वो पढ़ाए। देन हमने आपको क्लासिफिकेशन बताई, क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मॉडल्स बताए थे। वो काम हम लोगों ने टेंसर फ्लो के साथ किया, हमने sklearn के साथ किया। sklearn के साथ हम बेसिक लेवल पे थे मशीन लर्निंग के। देन हमने एक स्टेप हम ऊपर गए और हमने फिर टेंसर फ्लो स्टार्ट किया। टेंसर फ्लो में हम डीप डाइव इन हुए, डीप लर्निंग के हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो आपको एक दफ़ा दे दिए गए हैं, जो आपकी बेस एक दफ़ा डेवलप कर दी है कि रिग्रेशन क्या होती है, रिग्रेशन कहाँ यूज़ होती है, फीचर्स क्या होते हैं, आपके पास टारगेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिलेक्शन कैसे करनी है, डाटा कहाँ से लेना है, क्लीन कैसे करना है, तमाम कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। जैसे जैसे अब आप आगे चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको उन काम करने के डिफरेंट टूल्स मिलते जाएंगे। अब आपने उन टूल्स को वक्त के साथ साथ अपने स्किल सेट के अंदर ऐड करना है, और वो ऐड करने का आपको फ़ायदा क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी इन टाइम जो है वो यूज़ हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, रिसर्च के अंदर, आप उसके साथ अपडेटेड रहेंगे। वो आपको आती होगी, आप अपने आप को लिंक कर देंगे तमाम इंडस्ट्री के साथ। आप जो लेटेस्ट काम होगा वो बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उसका नॉलेज, आपके पास उसका नॉलेज होगा। sklearn आपने की, आपने देन टेंसर फ्लो किया। टेंसर फ्लो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि टेंसर फ्लो जब हम लोगों ने किया तो वो जो फ्रेमवर्क है, जो टूल है, वो गूगल ने बनाया हुआ, ठीक है। और उसके लिए जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो उनको यूज़ करना काफ़ी इजी है, वो इजी टू यूज़ है, ठीक है। हम जो आपको दिखा रहे हैं पाईटॉर्च, ये भी एक ओपन सोर्स एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक की रिसर्च लैब ने बनाई है, ठीक है। और इसका भी काम वही है कि आप इसको यूज़ करते हुए अपने जो मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के, वो तमाम मॉडल्स आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड्स पे अगर दोबारा लेके जाऊं और वो चीज़ें दिखाऊं, तो पाईटॉर्च आपके पास एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, फेसबुक की तरफ से आई है, और काम क्या करते हैं वही जो टेंसर फ्लो आपको करके दे रहा है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपके जो लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, और जो इसकी सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू टेंसर फ्लो, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और पाईटॉर्च आप लोग इसके अंदर याद है हमने आप लोगों को लैंगचेन और लामा इंडेक्स बताया था, और लैंगचेन की एक चीज़ ये बताई थी कि लैंगचेन में हर चीज़ आपने खुद से इंटीग्रेट करनी है, कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सेम केस है पाईटॉर्च के साथ, काम दोनों वही करके देंगे, लेकिन पाईटॉर्च में आपके पास कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। टेंसर फ्लो आपको बनी बनाई चीज़ें बहुत सारी दे देता है, लेकिन आज आप कोड में जब आपको आपकी जो न्यू इंस्ट्रक्टर है मैम नबीहा, वो जब चीज़ें करवा के दिखा रही होंगी तो उसमें आपको ये चीज़ें पता चल रहा होगा कि टेंसर फ्लो में आप एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते थे और आपका मॉडल बन जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको चीज़ें खुद से बहुत ज़्यादा डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और क्योंकि मॉडल्स डीप लर्निंग के बड़े होते हैं और इस तरह के उनमें जो उनकी जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जो पाईटॉर्च है स्पेसिफिकली इसकी जो एक क्वालिटी और कैपेबिलिटी है कि ये जीपीयू के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और ये एक स्पेशल
डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसको हम टेंसर कहते हैं। टेंसर फ्लो भी वो यूज़ करता है ताकि ये जो कोड आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो GPUs के ऊपर, आपकी जो सिस्टम के अंदर GPUs मौजूद हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो और आपके मॉडल्स क्विकली ट्रेन हो और अच्छी इन्फ्रेंस आपके पास है। और इसके साथ बहुत ज़्यादा रिच सपोर्ट भी है आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए, टॉर्च ऑडियो, टॉर्च आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स की बहुत एक एक्सटेंसिव सपोर्ट, एक्टिव कम्युनिटी और बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये वाला जो PyTorch ये फ्रेमवर्क अब रिसर्च के अंदर भी। तो मेजॉरिटी जो आपको न्यू रिसर्च नज़र आएगी, उसकी जो कोर्स नज़र आएंगे वो आपको PyTorch में भी नज़र आएंगे। तो ये ना सिर्फ डेवलपमेंट साइड में बल्कि आपको रिसर्च साइड पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो लिंक्स आपके लिए ऐड किए हुए हैं कि आप लोग कहाँ से जो PyTorch है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो मज़ीद लर्निंग के लिए। कि अगर मैं आपको सिंपल अगर खोल के एक लिंक दिखा दूं कि PyTorch की जो आपके सामने हम इसको कोड के बात करेंगे ताकि हम जो स्क्रीन्स है वो हमें शिफ्ट ना करनी पड़े आसानी से। तो हमने रिग्रेशन का जो है वो आज हमने जो काम कर रहे हैं वो PyTorch के साथ हम एक रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे। बेसिकली ये काम आप लोगों ने पहले भी sklearn के साथ भी रिग्रेशन की हुई है, आप लोगों ने TensorFlow के साथ भी रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों की हुई है, लेकिन आज PyTorch के साथ होगी। तो आज थोड़ा सा टेस्ट आप लोगों का चेंज करते हैं और जो आपकी न्यू इंस्ट्रक्टर है नबीहा, वो आप लोगों को थोड़ा सा पहले रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट देंगे, साथ साथ मैं भी ये चीज़ें ऐड करता रहूँगा एंड फिर हम कोड की तरफ वेरी क्विकली मूव करेंगे। तो ये बस सिर्फ रीकैप है आप लोगों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, लेकिन रीकैप हम लोगों का आपको दे रहे हैं। ओके, रिग्रेशन बेसिकली क्या होती है कि जिसमें कंटिन्यूस वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, एक घर है, उसकी आपने रेट देखना है कि कितना है। मतलब आपके पास एक घर है, उसकी आपने देखना है कि कितना रेट है, तो आप उसके डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि अच्छा है किधर घर, और देखेंगे कि कितने एरिया पे है, कितने रूम्स हैं, सारा कुछ देखेंगे आप। उसकी बेसिस पे आप रेट निकालेंगे। तो हम रिग्रेशन में यही प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि हम अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास होगा अच्छा इतने एरिया पर है घर, तो इसकी इतनी वैल्यू थी, तो हम उस बेसिस पे उसको यूज़ करते हुए हम निकालेंगे कि अच्छा अगर हमारे पास नया डेटा आता है कि अच्छा कि फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर पे उसमें है। आप जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि अगर उसमें नंबर ऑफ जो रूम्स हैं वो ऐड हो जाते हैं या उनके अंदर वेरिएशन आ जाती है, तो उसकी वैल्यू किस तरह से, जो प्राइस वैल्यू है वो किस तरह से वेरिएट करेगी, डिफरेंस उसमें आएगा। तो हमारा मॉडल उसको कैसे प्रिडिक्ट करता है, जो उसने पहले चीज़ें नहीं देखी हुई, तो उस पर हम रिग्रेशन बेसिकली ये करता है। तो बेसिकली इसके अंदर मज़ीद एक और जो चीज़ आती है वो ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाली चीज़ कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास वो आपके फीचर्स होंगे, जो फीचर्स आप डाटा के तौर पे उसको इनपुट दे रहे होंगे, मॉडल उस पर ट्रेन होगा और एंड उसकी आउटपुट आ रही होगी जो जिसको वो टारगेट वेरिएबल्स को देखते हुए अपने आप को अपडेट करेगा। और टारगेट वेरिएबल्स आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कंसिडर होता है। और जैसा कि अभी आपको बता रही थी नबीहा कि लीनियर रिग्रेशन यूज़ क्यों होती है, लीनियर रिग्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, डेटा साइंस में, बहुत जगह पे जो आप वैल्यूज़, आप कंटिन्यूस वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करवा रहे होते हैं, वहाँ पे आपके पास लीनियर रिग्रेशन का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ है। सो आपके पास लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली हमने आपको कॉन्सेप्ट ये दिया था कि एक लाइन होती है जो आप एक डेटा पॉइंट्स पर फिट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से पॉइंट ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे के। तो हम ये सिर्फ आपको डोंट एक्सपेक्ट अस कि हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से बेबी सिट करेंगे और तमाम कॉन्सेप्ट देंगे जिस तरह से हमने आपको इनिशियली दिए थे। रेफरेंस में आपको दे दूं कि लेक्चर आपका 16, 17, 18 उसके अंदर तमाम ये कॉन्सेप्ट हमने आपको दिए थे। अगर ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता चल रही तो आप वो लेक्चर्स जाके देखेंगे, तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और जो हमारा एरर है जो हम यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन में, वो एक्यूरेसी नहीं, वो मीन स्क्वायर एरर है। तो आज भी जो हम जब अपना मॉडल एवेल्युएट कर रहे होंगे तो आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है कि हमारा जो मीन स्क्वायर एरर है वो क्या आ रहा है। अच्छा, मुझे कमेंट्स में ज़रा ये बताएं कि हम मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए या हमारी जो मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए।
छोटी से मुराद है कि नियर टू ज़ीरो हो, तो कौन सा केस वैल्यू छोटी होगी तो मॉडल अच्छा होगा, या मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू बड़ी होगी तो मॉडल अच्छा होगा? ओके, तो लीनियर रिग्रेशन का और रिग्रेशन का आपको कॉन्सेप्ट दे बिल्कुल रीकैप हमने क्विकली देने की कोशिश किया है कि आप कंटिन्यूस वैल्यूज प्रेडिक्ट करवाते हैं, उसके अंदर आपके पास फीचर्स होंगे, आप टारगेट के ऊपर जो आपके पास टारगेट वेरिएबल होगा, एंड आप जो उसमें अपना जो एरर है वो मीन स्क्वायर एरर उसको आप फोकस कर रहे होंगे। तो जस्ट अब क्विकली हम कोड की तरफ जाते हैं ताकि कोड के अंदर हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं और काम कर सकें। ओके, अब हम आपके साथ जो है वो कोड वाली स्क्रीन शेयर हो रही है कोलैब नोटबुक की। तो हमने रन टाइम अपना कनेक्ट कर लिया है और वो जैसे ही कनेक्ट होता है ओवर टू नबीहा। ठीक है, हम पाईटॉर्च में कर रहे हैं तो हम उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे टॉर्च, और हम उसका न्यूरल नेटवर्क का जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो आपको मैं जहाँ यूज़ करेंगे दोबारा रेफ़र भी कर दूँगी। और हम sklearn से डेटासेट को इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि कैलिफोर्निया हाउसिंग का डेटासेट है। इस डेटासेट में हाउस जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि हाउस का रेंट कितना है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। और ज़ूम इन बिल्कुल ओके। तो और फिर हम यूज़ कर रहे हैं स्प्लिट करने के लिए भी sklearn का मॉडल, जिससे आप पहले ही मेरे ख्याल से फेमिलियर हैं। और मीन स्क्वायर एरर यूज़ करेंगे हम फॉर लॉस कैलकुलेशन। और आगे चलते हैं कि ठीक है, इसमें जस्ट मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करता जाऊँ कि जो आपके पास आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं sklearn में से इंपोर्ट हो रही हैं। तो sklearn में से इस वजह से इंपोर्ट करने की वजह ये है डाटा सेट कि आपको बेसिक एक डाटा सेट चाहिए जो कि हाउस प्राइसिंग वाला है। आप ये जो मॉडल्स हैं जो डाटा सेट हैं वो पाईटॉर्च की लाइब्रेरी के अंदर भी प्री बिल्ट मौजूद हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। बट मैंने या इसको ये यूज़ किया ताकि जो मुझे एक सिंपल सा डाटा सेट चाहिए था वो इसमें अवेलेबल था, तो हमने यहाँ से इसको ले लिया। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और ये वाले इन फंक्शनैलिटी से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शनैलिटीज़ को। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें मिल रही हैं कि आप पाईटॉर्च भी यूज़ कर रहे हैं, आप पाईटॉर्च के साथ एक फ्रेमवर्क के साथ दूसरे जो फ्रेमवर्क है उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है उनको भी कंबाइन करके किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पाईटॉर्च यूज़ करें तो आपके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई है कि जनाब हर फंक्शन ही पाईटॉर्च में से आएगा, ठीक है। आप उनको मिक्सअप करके भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपना डेटा सेट ले लेते हैं, उसको हमने अब डिवाइड करना होता है। जैसे हमारे टारगेट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारा टारगेट वेरिएबल इसमें होगा रेंट हमारा, और जो जिस बेसिस पे हम कर रहे हैं जैसे कितने एरिया पर है, कितने रूम्स हैं, वो हमारे डेटा में आ जाएंगे। फीचर्स जो होते हैं हमारे हाईलाइट करती जा रहा करो ताकि जो ऑनलाइन ऑडियंस देख रही है वो स्क्रीन देख रही है, आप उसमें नज़र नहीं आ रहे हो। जब इसको हाईलाइट करोगे तो उनका फोकस इस पे आएगा। और कहीं उनसे सवाल पूछ लें टारगेट वेरिएबल्स के, डेटा स्प्लिटिंग के, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा के सवाल भी ज़रा पूछते हैं, इनको भी चेक करो ना, ये कहाँ बैठे हुए हैं। साथ साथ ना हम सेल भी एग्जीक्यूट करते जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये भी पता चलता जाए। ओके, ओके, सो हो ये रहा है बेसिकली कि जितने हमें पैकेजेस चाहिए थे लाइब्रेरीज पाईटॉर्च के वो हम लोगों ने इंपोर्ट करवाए हैं। तो हमने जब जैसे ही सेल को एग्जीक्यूट किया तो जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मसला आ सकता है कि जो पाईटॉर्च की लाइब्रेरी है वो जो पहले से उनके पास इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है। तो ऊपर आपने सिंपल एक कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल टॉर्च, ठीक है, और आपकी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये जब कोड आपके पास आएगा तो उसके अंदर वो भी मैं कमेंट के अंदर वो चीज़ें डाल दूंगा ताकि आप लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारा सेल जो था वो डेटा जब यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं और लोड करते साथ ही हम लोग उसको अब जो हमारे फीचर्स थे, फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल्स उनमें स्प्लिट कर रहे हैं ताकि
क्योंकि अब हमें यहाँ पे हमारा ये फोकस नहीं है कि हमने प्री प्रोसेसिंग भी करनी है, हमारा ये फोकस है हमने डाटा लोड करना है, इनके फीचर्स और टारगेट्स को सेपरेट करना और हम आगे मूव करना है। नेक्स्ट हम उसको पांडास में कन्वर्ट कर लेंगे अपने फीचर्स को और अपने टारगेट वेरिएबल को। बिल्कुल, आप थोड़ा सा लोड करिए। ठीक है, अब हम अपने फीचर्स को प्रिंट करा के देख लेते हैं। जैसे ये हाउस एज है, रूम्स हैं जैसे पहले डिस्कस किया है, पॉपुलेशन है, लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है कि कहाँ पर किस एरिया में बिलोंग करता है, और इसी तरह हम अपने टारगेट वेरिएबल को भी देख लेते हैं कि हमारे पास रेंट अमाउंट्स हैं कि कहाँ पर है और उसके लिहाज से कितना रेंट है। नेक्स्ट, अब अगला जो स्टेप होता है हमारा डेटा लोड करने के बाद हमने स्प्लिट करना होता है अपने डेटा को फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो उसको हम स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर एक्स ट्रेन जो है हमारा वो डेटा है जो जिस पे हम ट्रेनिंग करेंगे, एक्स टेस्ट जो है वो ये है कि जिस पे हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। वाई ट्रेन वो वाला डेटा है जो हमारे पास ऑलरेडी प्रिडिक्टेड हैं कि अच्छा एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं कि अच्छा इतना है तो वाई ट्रेन ये रेंट है, ठीक है। और वाई टेस्ट ये है कि जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमने प्रिडिक्ट करना है कि कितनी होगी वैल्यू हमारी। थोड़ा सा इसको क्योंकि जिस तरह नबिहा ने आपको बताया कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो 4 चंक्स में अब स्प्लिट हो रहा है। ट्रेनिंग के टाइम आपने उसको एक एक्स ट्रेन देना है जो उसके फीचर्स उसको इनपुट होंगे, मॉडल ट्रेन होना स्टार्ट होगा, ट्रेन होके वो तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके वो एक आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। आउटपुट प्रेडिक्ट उसको कैसे पता चलेगी कि मेरी ठीक है, वो वाई ट्रेन देखेगा कि ट्रेनिंग के वक्त जो उसको वाई लेबल्स आपने दिए हैं, टारगेट वैल्यूज़ दी हैं, वो क्या आ रही हैं, उनसे अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट करेगा और अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करता रहेगा। तो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन दोनों आपके यूज़ हो जाएंगे इन ट्रेनिंग प्रोसेस। जैसे ही आप टेस्टिंग पे जाएंगे तो आप एक्स टेस्ट उसको एज एन इनपुट देंगे और उन फीचर्स की बेसिस के ऊपर वो एक जो टारगेट वैल्यू हैं वो प्रेडिक्ट करेगा, वाई प्रेडिक्ट, और वो वाई प्रेडिक्ट को आप वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारी मॉडल की प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ एंड एक्चुअल वैल्यूज़ में। ठीक है, हम यहाँ 80 और 0.2 है, मतलब टेस्ट सेट हमने 20% रखा हुआ है तो 80-20 में ये स्प्लिट हो जाएगा। और रैंडम स्टेट हम 42 रखी हुई है, मतलब हम रैंडमली ये चूज़ करेगा कि अच्छा क्योंकि अगर हम ऊपर वाले कुछ डेटा ले लेते हैं तो वो क्या पता ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें बायस हो, तो इसलिए फिर हम रैंडमली चूज़ करते हैं कि अच्छा। नेक्स्ट, हमने डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज करने की क्यों ज़रूरत आती है? नहीं, ये अब इनको बताने के बजाय नॉर्मलाइजेशन इनसे कमेंट्स में पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हम क्यों करते थे डेटा सेट के ऊपर और इसका हमें क्या फ़ायदा होता था। जी, हमारे पास एक जवाब तो आ चुका है सर इरफान की तरफ से, बाकी अब आप लोगों के रिप्लाईज का वेट है। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है कि डेटा नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं। जी, स्केल कर रहे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हमें ये जवाब दे रहे हैं कि हम उसको स्केल कर रहे होते हैं, लेकिन स्केल का भी क्या मतलब है कि क्यों कर रहे होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। ओके, बहुत से बच्चों ने काफ़ी हद तक ठीक आंसर दिया है और बाकी भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो वर्डिंग्स हैं, क्योंकि हम अब आप लोगों से इस स्टेज पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अब आपके जो जॉर्गन्स हैं, आपकी जो टर्म्स हैं जो आप लोग अब यूज़ करो वो बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि अब आपने इतनी जर्नी जो हमारे साथ कवर कर ली है उसके बाद वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ आपकी माइंड, आपकी जो ज़बान है उस पर आनी चाहिए फटाफट। और आप लोग जो हमें जब किसी को रिप्लाई भी करो किसी क्वेश्चन का तो उन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए करो कि जी ये टर्म इस तरीके से ये चीज़ होती है, स्केलिंग के अंदर ये फैक्टर हो रहा होता है, फीचर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या है, कुछ फीचर्स की वैल्यूज सर्टेन रेंज के अंदर होती हैं 0 से 100 के दरमियान, कोई दूसरा एक और फीचर है जिसकी वैल्यूज 1000 से लेके 1 लाख की रेंज के दरमियान है। तो जिस फीचर की वैल्यू बड़ी है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो डोमिनेशन को रोकने के लिए आप
किसी फीचर को वो उस पर अफेक्ट ख़त्म करने के लिए आप पूरे डाटा को एक स्केल के अंदर ले आते हैं। एक स्केल मीन 0-1 के दरमियान आप ला सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करें। आप उन वैल्यू को एक स्पेसिफिक रेंज में ले जाते हैं, उसमें फीचर्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें टारगेट वेरिएबल भी इंक्लूडेड है, पूरा डाटा सेट आपका एक स्केल में आ गया। देन अब आप उसको जब ट्रेनिंग करेंगे तो कोई फीचर किसी दूसरे पे डोमिनेट नहीं करेगा। तो जी हाँ, मूविंग बैक, नॉर्मलाइजेशन का तो आपको हारिस ने बता ही दिया है कि हम स्केलर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और उसको 0 से 1 के दरमियान किसी वैल्यूज़ में एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी बाइस ना आए। और देन हम टेंसर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह भी हारिस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमने जीपीयू पे यूज़ करना होता है, तो इसलिए ये जीपीयू के लिहाज से अच्छा चलता है, तो हम टेंसर्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। जो मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्ट में बात कर रहा था ना कि पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो एक स्पेशल डाटा जो टाइप है वो यूज़ करते हैं, जिसको कहा जाता है टेंसर्स। टेंसर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत इस वजह से है कि जो आपके सिस्टम्स में जीपीयूज़ मौजूद होते हैं, जिनको आप नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर या गेमिंग पीसीस के अंदर ग्राफिक कार्ड कह रहे होते हैं, उनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो टेंसर्स के ऊपर हुई होती है। तो अगर आपका डाटा टेंसर्स पे मौजूद होगा तो टेंसर्स आप जो आपका कोड है वो बड़ा स्मूथली जो जीपीयूज़ हैं उसको प्रोसेस करेंगे, आपका रन टाइम कम हो जाएगा, ट्रेनिंग टाइम कम हो जाएगा। लेकिन वही कोड अगर आप उसको सीपीयूज़ पे चलाने की कोशिश करेंगे तो वो सो जाएगा, लेकिन आपकी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होगी। तो हमने इनको अब टेंसर्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो ठीक हो। नेक्स्ट हम अपना मॉडल डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो हम उस मॉडल की क्लास बना लेते हैं और उसको हम दे देंगे अपना इनपुट साइज़। अब पीछे हमने देखा है कि हमारे जो इनपुट वेरिएबल्स थे जिसे हम फीचर कह रहे थे वो 8 थे, तो हम ऑब्वियसली इधर अपना, क्योंकि हमारी जो न्यूरल नेटवर्क की पहली लेयर होती है उसको हम इनपुट साइज़ के इक्वल रखते हैं, मतलब जितने फीचर्स उसमें होंगे उतनी पहली लेयर होगी। तो हम फर्स्ट लेयर को इनपुट साइज़ और नेक्स्ट लेयर में 64 रख रहे हैं हम। ये इसका आउटपुट है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैं इधर ऐड कर दूंगा कि जो पाईटॉर्च है ना, पाईटॉर्च के अंदर जितने भी आप न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें लेंगे वो सब की सब आपको NN डॉट मॉड्यूल से मिलेंगी, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी, जैसे अब आप आगे आपने लॉस फंक्शन जो है वो आपको चाहिए होंगे, जितनी आपको एक्टिवेशन फंक्शन आपको चाहिए होगा, डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन थे, रीलू था, सॉफ्ट मैक्स था, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको NN डॉट मॉड्यूल से मिलेंगी। यानी अगर आपने ये इंपोर्ट भी करनी है तो NN डॉट मॉड्यूल से करेंगे। और दूसरी बात, पाईटॉर्च के अंदर जब भी आप अपना कोई न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे वो NN डॉट मॉड्यूल को एक्सटेंड करेगा। अब ये एक्सटेंड करेगा का मतलब जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पाईटॉर्च की ख़ास बात ये है कि इसमें आपका हर मॉडल जो है ना वो एक क्लास होता है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और बेसिक बात जो लोग कुछ ऐसे सवाल मैंने देखे हैं, अब पाईटॉर्च के लिए क्या है, आई मीन मैं आपको आज एक जेनेरिक बात यहाँ समझा दूँ, सबको एक ही दफ़ा समझ लें। माइंडसेट कि एक लाइब्रेरी है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी डिफाइंड हैं जिनको आपने रीयूज़ करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दुनिया में और लाइब्रेरीज़ बनेंगी और लाइब्रेरीज़ आएंगी और आपने सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। कल को क्लाइंट आता है आपसे कहता है कि जी मैंने सॉफ्टवेयर बनवाना है साई चार्ट में, जो कि अभी नहीं है कोई ऐसा साई चार्ट, हो सकता है कल साई चार्ट आ जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ब्रिंग इट ऑन, कर देता हूँ, मसला ही नहीं है, ठीक है। ये मत कहना ओ आई एम सॉरी मैंने पाई चार्ट में काम किया, आई डोंट नो अबाउट साई चार्ट सो आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क विद दैट। नो, डोंट से दैट। सो यहाँ पे आपने रटा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट अपने डिफाइन करने हैं, कॉन्सेप्ट अपने इम्प्रूव करने हैं, और वो लाइंस ऑफ कोड को अगर फिलहाल समझ नहीं आती कोई बात नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल गेट इट लेटर ऑन। प्लीज कीप गोइंग गाइस। बिल्कुल।
ओके, हम बात कर रहे थे कि हमारी फ़र्स्ट लेयर कैसे रहेगी। उसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ करते हैं, जिसमें हम यहाँ रेलो यूज़ कर रहे हैं, जो नॉन लिनियरिटी ऐड करने के लिए होता है। और अब हमारी फ़र्स्ट लेयर की आउटपुट ही हमारी अगली लेयर की इनपुट होगी। तो इसलिए हम उसको सेट करेंगे, जैसे यहाँ 64 हमारी आउटपुट थी तो इसकी इनपुट 64 होगी, देन इसकी आउटपुट ये होगी। सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट लेयर। अब हमें एट द एंड तो हमारे पास एक ही वैल्यू आनी है ना, तो हम अपने मॉडल को के आउटपुट को 10 पे ले गए हैं इसलिए, और 10 से 1 पे। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 10 से देन हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी कि एक प्रिडिक्शन आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, इसी जगह पे बेटा ज़रा ऊपर जाना। अच्छा, ये अगर आप क्लास रिग्रेशन मॉडल देखें तो इसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी। आपको याद होगा कि जब मैंने न्यूरॉन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे तो मैंने बताया था एक न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं, एक लीनियर पार्ट होता है और एक नॉन लीनियर पार्ट होता है। तो इसमें अगर न्यूरल नेटवर्क में आप देखें जो self.fc1 है वो लीनियर पार्ट है, उसके बाद रीलू नॉन लीनियर पार्ट है, फिर एक लीनियर पार्ट है, फिर एक नॉन लीनियर पार्ट है। तो एसेंशली पाईटॉर्च में हम ये दोनों चीज़ें अलग अलग लिख रहे हैं, किरास में हम ये दोनों इकट्ठी लिख दिया करते थे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। टेंसर फ्लो बच्चों को पता है, मैंने उनसे पूछ रहा था, आप फ्लो में जवाब दे जाते हैं। अच्छा चलो, तो जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब भी आप कोई न्यूरॉन बनाते हैं ना तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका लीनियर पार्ट होता है और एक नॉन लीनियर पार्ट होता है। तो ये अब जैसा इरफान ने कहा कि पाईटॉर्च की जगह जो है वो थियानो आ जाए या XYZ आ जाए, न्यूरॉन ऐसे ही रहने हैं। उसमें एक लीनियर पोर्शन होना है, एक नॉन लीनियर पोर्शन होना है, और उसको डिफाइन करने का तरीका फ़र्क हो सकता है। जनरल कॉन्सेप्ट न्यूरॉन्स का कहीं नहीं बदले, ठीक है। ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। सो बस ये मैंने कहा कि मैं एक फेमिलियरिटी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, सिर्फ इसको लिखने का तरीका हर फ्रेमवर्क में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। जी भैया प्लीज़ कैरी ऑन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में अगर हम फ्लो को देखें तो फॉरवर्ड पास होता है, फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं, देन वी कैलकुलेट लॉस कैलकुलेट करने के बाद हम दोबारा से अपडेट भी कर रहे होते हैं अपने। मैं सॉरी नबिया, आपको डिस्कनेक्ट करूँगा थोड़ी देर। मुझे ज़रा फॉरवर्ड पास बता दें प्लीज़ कमेंट में। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, फॉरवर्ड पास बता दें मुझे। व्हाट इज़ फॉरवर्ड पास? खोल लें GPT ना। न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड पास क्या होता है ये आपने बताया। न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड पास क्या होता है? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। ये भी जो मुझे कहते हैं ना कि सर फिजिकल क्लास चाहिए, शुक्र करो कि आप फिजिकल क्लास में नहीं हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब मुझे फॉरवर्ड पास बताएंगे तो मैं यहाँ से आगे चलने वाला हूँ। कोई बात नहीं, फॉरवर्ड पास को यार समी फॉरवर्ड प्रोपगेशन बता दिया, बड़ा तुमने कान को घुमा के पकड़ लिया यार। फॉरवर्ड पास को फॉरवर्ड पास में दो काम होते हैं। वो दो काम क्या है? क्या? ये मैंने जरा और आसान कर दिया कि बच्चे बता दें कि वो दो काम क्या है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि वो दो काम क्या है ताकि इनको याद रहे। और आप जो है थोड़ा सा इनकी खिदमत कर लेना। मेरा दिल कर रहा है, मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने तो शुरू हो जाना मेरा। तो फिर नेक्स्ट लाइन को कंट्रोल नहीं, फॉरवर्ड पास इक्वल टू जब डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर पे ट्रांसफ़र होता है। थोड़ा और बेहतर करें। ठीक है, लेकिन पर्पस नहीं पता चल रहा। बात तो ठीक है। अब आप देखें, ये भी आपकी हैकाथॉन ने भी एक्चुअली आपके साथ यही करना है, सवाल पूछने हैं फिर जवाब मांगने हैं। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। यू नीड टू लेट मी नो व्हाट इज़। अगर नहीं आ रहा जवाब तो इस सेशन के बाद अपनी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर कीजिएगा कि हमें जवाब क्यों नहीं आया। जब सेशन एंड हो तो अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि हमसे सवाल पूछा गया था, हमें उसका जवाब क्यों नहीं आया। ठीक है, बैकवर्ड प्रोपेगेशन, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन या फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड, जो भी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े आपने डिटेल से पढ़ना। हाँ जी, आप जवाब दे देते हैं आपको। देखें, फॉरवर्ड पास में दो काम होते हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है। एक तो अगर आपने प्रेडिक्ट करना है, जैसे आप रिग्रेशन में स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन में लेबल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रेडिक्शन हमेशा फॉरवर्ड पास में होगी। ठीक है, ये याद रखना है, प्रेडिक्शन हमेशा फॉरवर्ड पास में होगी।
उसके बाद जब हमने नेटवर्क को ट्रेन करना होता है तो प्रेडिक्टेड स्कोर को एक्चुअल स्कोर से कंपेयर करके उनमें डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम लॉस कहते थे। तो और मैंने बताया था कि इसी लॉस की बेस पे फिर हम न्यूरल नेटवर्क को बेहतर करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो वो जो लॉस या लॉस का स्कोर है ना, वो भी फॉरवर्ड पास में कैलकुलेट हो, ठीक है। तो ये दो काम हमेशा आपने याद रखने हैं। जब भी कोई भी डीप न्यूरल नेटवर्क आए, उसके फॉरवर्ड पास में दो काम होने हैं। एक तो आपको जो रिज़ल्ट मिलना है या जो प्रेडिक्शन मिलनी है वो फॉरवर्ड पास में होनी है, और उसके बाद उस रिज़ल्ट की बेस पे आपने जो लॉस निकालना है, लॉस का मतलब है कि एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड में कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है, वो काम जो है वो भी फॉरवर्ड पास में। ठीक है जी, प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को तेज़ रखिए, हमने ऐसे पूछ लेने हैं। और ये जो फिज़िकल क्लासेस की दुआ करते हैं ना ही, क्या कोई और है ऑप्शन नीचे चली गई है? हाँ जी, ये वाली कीप गोइंग। तो कंटिन्यूटी थोड़ी सी बना लेते हैं कि जो हमारा हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो हमारे जो न्यूरल नेटवर्क है उसका जो आर्किटेक्चर है वो डिस्कस हो रहा था। और आर्किटेक्चर के अंदर हमारा जो देखें, आपकी इनपुट क्या है 8 फीचर्स, आउटपुट क्या है एक कंटिन्यूस वैल्यू, ठीक है। तो अब इनपुट आपकी सबसे पहली लेयर जो इनपुट लेयर जिसको हम कह रहे हैं उसके न्यूरॉन्स कितने हो गए 8, ठीक है, जिसको हमने कह दिया इनपुट साइज। देन आपने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आगे 64 रख दिए। आप यहाँ पे 32 कर सकते थे, यहाँ पे आप 48 कर सकते थे, डिफरेंट वैल्यूज़ आप ट्राई कर सकते हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। मैंने उसकी आउटपुट रखी 64 कि पहली लेयर जो आउटपुट देगी वो 64 न्यूरॉन्स आगे जो है वो पिक कर सकते। तो नेक्स्ट लेयर जब मैंने बनाई तो नेक्स्ट लेयर की जो इनपुट उसको मिल रही है वो 64 की मिल रही है, वो 64 जो वैल्यूज़ है वो पिक करेगी, और आगे जो उसका आउटपुट आएगा वो 128 का आएगा। इन बिटवीन दोनों जो लेयर्स हैं उनके दरमियान जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो रीलू काम कर रहा है। और हमने आपको बताया था कि रीलू कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता कुछ पता ना चले कि आपने क्या यूज़ करना है, वहाँ पे हमने रीलू यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो आपकी प्रीवियस लेयर की आउटपुट है वो नेक्स्ट लेयर की आपकी इनपुट बन जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वही वाले हैं, सिर्फ क्या है जो उनके फंक्शंस हैं और फंक्शनैलिटीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं वो बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। तो एट द एंड हमारी जो लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर के ऊपर क्या है, हमारी इनपुट आ रही है 10 वैल्यूज़ की, 10 न्यूरॉन्स की, और आउटपुट क्या आना चाहिए, एक न्यूरॉन्स में से एक वैल्यू आनी चाहिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमने तो आपको बताया था लास्ट लेयर के ऊपर आपने सॉफ्टमैक्स यूज़ करना है जहाँ पे आप आउटपुट ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो हमने रीलू यूज़ किया हुआ है, ऐसा क्यों? बल्कि हमने सिर्फ लीनियर की आउटपुट डायरेक्ट यूज़ कर लिया। हाँ, मतलब कि बिल्कुल, तो ऐसा क्यों है? सॉफ्टमैक्स क्यों नहीं लगाया आपने? अच्छा, सही है। तो अगर हम सिग्मॉइड लगा दें तो क्या उससे मसला हल हो जाएगा? बच्चे तगड़े हो गए सर। यार ज़बरदस्त। ओके, ठीक है जी, कोड में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आपको फॉरवर्ड पास पे थे, फॉरवर्ड पास के अंदर अब याद है आपको टेंसर फ्लो में जब हम कर रहे थे हम एक फंक्शन यूज़ करते थे सीक्वेंशियल वाला, और सीक्वेंशियल के अंदर हम वो पूरा जो मॉडल हमने बनाया होता था वो पास करते थे, तो वो क्या करता था, तमाम लेयर्स को कनेक्ट कर देता था ऑटोमेटिकली। आपने सिर्फ लेयर्स डिफाइन की होती थी रैंडमली, और उस फंक्शन के अंदर आप पास करते थे उनको, वो उनको लिंक कर देता था उन तमाम लेयर्स को, न्यूरॉन्स को। तो यहाँ पर भी हमने जो अब उसका सीक्वेंस जो उसका फ्लो है वो हमने खुद बताना है कि हमारी जो अब यहाँ पे अब आप देख रहे हैं जो एक्स है ना वो इनपुट आपकी आएगी, तो इनपुट को अब आपने जिस सीक्वेंस से पास करवाना है, जिस लेयर में से आप लेयर 1 में से पास करवाना चाहते हैं, देन आपका एक्टिवेशन फंक्शन आना चाहिए, देन लेयर 2 आनी चाहिए, देन एक्टिवेशन फंक्शन आना चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में आपने यहाँ पे उसका जो ऑर्डर है वो रखना है कि पहले आपकी फुली कनेक्टेड लेयर 1 आ रही है, उसमें इनपुट जा रही है, उससे जो इनपुट निकल रही है वो रीलू एक्टिवेशन फंक्शन में जा रही है, देन आपके पास अप टू सॉन इस तरीके से नेक्स्ट लेयर्स आती जा रही हैं, और हमारे पास रिटर्न एट द एंड एक आंसर फाइनल हो रहा है जी।
इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं साथ साथ ही बिल्कुल जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने मॉडल क्रिएट करना है, तो इनपुट साइज़ हमारी 8 आ रही है, ओ सॉरी। उसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए अपना मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो हमने उसको यहाँ पर हमने ले लिए हमारे जो फीचर्स हैं। इसको अगर हमें कैसे पता कि अच्छा ये 1 क्या है, किसी को पता है? अब वो मैम नबीहा ने पूछा तो वो जब तक बताएंगे अप्रूव नहीं करेंगे मैं तो नहीं जवाब बता सकता। अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ तो फिर कौन सा फीचर होगा? वो पहला होगा। अगर 2 कर दूँ फिर क्या होगा? क्या बात है, पकड़े गए आज। ओके, यहाँ पे मैं एक हिंट दे दूं कि आप ये देखें कि आप शेप का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये टोटल साइज बता रहे हो, वो एक फीचर की टोटल कितने साइज है? फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट 560 है तो वो 560 ठीक है, हमारे साथ जो ऑडियंस है ऑनलाइन वो भी हमें उनके भी हमें जो आंसर्स है वो आ रहे हैं। और ठीक है, मिस नबीहा ने सही पकड़ लिया सबको। अच्छा जी, हाँ इसका जवाब नहीं आया, इसका जवाब ठीक नहीं आया। अच्छा मैं दे दूँ जवाब? देखें सिंपल सी बात ही अभी आपको बताया कि हमने, आप कोड में देखें कि रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम क्या दे रहे हैं? इनपुट साइज दे रहे हैं। इनपुट साइज मैंने आपको बताया था क्या होगा, जितने हमारे नंबर ऑफ फीचर्स होंगे। तो हमारा जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, फीचर्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे ही इनपुट के फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे 1 यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरी जो कॉलम्स हैं उनको काउंट, उनकी वो बता रहा है वैल्यू कि वो कितने हैं, वो 8 हैं। ठीक है, तो जब वो 8 बताएगा तो जो वैल्यू है वो इनपुट साइज में 8 स्टोर हो जाएगी और आपकी जो फर्स्ट इनपुट है लेयर को वो 8 जाएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 0 दे देते हैं तो वो रो वाइज करता है, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए। हमें कॉलम्स चाहिए थे, फीचर्स चाहिए थे, इसलिए हमने 1 रखा हुआ है। इसको एक और तरह भी हम देख सकते हैं कि जो डायमेंशन 0 है ना या शेप 0 है, वो आपको ये बताती है कि आपके पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं जिन पे आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 512 टोटल रोज थी या रिकॉर्ड्स थे, तो जो शेप में 0 आएगा वो मुझे बताएगा कि भाई आपका जो डाटा है ना एक्सट्रेन, इस एक्सट्रेन डाटा में 500 रोज हैं। अच्छा, लेकिन अब हर रो तो कॉलम से मिलके बनी है ना, तो हर रो में अब 8 वैल्यूज़ हैं। तो जब मैं शेप में 1 लिखूंगा तो वो मुझे बताएगा कि आपके जो डाटा की हर रो है वो 8 वैल्यूज़ से मिलके बनी है। इसका मतलब है कि जब मॉडल में हम एक रो देंगे तो मॉडल में वो पूरी रो की 8 वैल्यू आ जाएंगी और उन पे फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये शेप का फंक्शन आपने हमेशा याद रखना है। ये आपके जो, अच्छा अब मैं एक्स ट्रेन को कहूँगा, एक्स ट्रेन आपका एक टेंसर है। ठीक है, तो एक्स ट्रेन जो आपका डाटा है ना, ये एक्चुअली आपका टेंसर है। तो एक्स ट्रेन या टेंसर्स की शेप देखने के लिए, मतलब शेप का मतलब है कि उस टेंसर में या उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। 0 हमेशा बताएगा कितनी रोज हैं, 1 हमेशा बताएगा शेप के अंदर के कितने कॉलम्स हैं, और अगर 2 हो तो क्या बताएगा? अगर उसकी डायमेंशन नहीं होगी तो वो लिस्ट आउट। हाँ, अगर 2 तब होता है जब हम इमेजेस पे बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था इमेजेस के चैनल्स होते हैं। तो अगर आपके टेंसर्स इमेजेस से बने हैं तो आप 2 पास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका इमेज कितने चैनल्स से मिलके बना। ठीक है, आगे जो हम लोगों ने मॉडल बनाया था रिग्रेशन वाला, वो उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वो सारा आपको आर्किटेक्चर दे रहा है कि मेरे पास कौन सी कितनी लेयर्स हैं और लेयर्स कौन सी हैं, लीनियर वाली हैं, लीनियर के अंदर फीचर्स इनपुट कितने हो रहे हैं, आउटपुट कितने हो रहे हैं। जिस तरह से हम टेंसर फ्लो में एक पूरा मॉडल जो है वो आर्किटेक्चर करते थे। नेक्स्ट हम आगे
एक और क्वेश्चन है मेरा। जी बाइस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है मेरा, बाइस क्या होता है? आज भाई न्यूरल मेरी नेटवर्क में बात कौन सुनो। सी तरफदारी है? एक मिनट सर, मैं कुछ ऐसे जवाब दो कि हम आपकी तरफदारी कर सकें। ओके हाँ जी, जी, क्वेश्चन ये है कि बायस क्या होता है? ये आप देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। Obviously. मैं आपको बताऊँ कॉन्टेक्स्ट क्यों बताया जाएगा। आप एआई में हो, आप न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हो, आप कोड के अंदर बैठे हो, ऊपर आप न्यूरल नेटवर्क की लाइब्रेरी इंक्लूड करा के आ रहे हो, नीचे हम आपसे आके बायस पूछ रहे हैं। किसको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है? तो इसका मतलब ये है कि आप तो फिर रेलू को कहीं और ले जाएंगे। हाँ, रेलू कट्टा बना देंगे आप। बायस के लिटरल मीनिंग नहीं पूछ रहे आपसे, बायस यहाँ पे क्या है, उसको ट्रू क्यों किया गया है। चले यूं पूछ लें कि यार बायस को ट्रू क्यों किया गया है। चले अभी क्यों? अच्छा, दैट्स अ गुड आंसर। मैं ले लेता हूँ इस बात को, एक मुद्दा बना लेते हैं। और अभी मुझे किसी ने जवाब दिया है इन हाउस क्लास में से, सो मैं आप सबको बताऊं कि मुझे अभी किसी ने सवाल का जवाब दिया कि सर ये जो बायस इज इक्वल टू ट्रू है हमें बताया नहीं गया था। ठीक है, और तो फिर मेरा जवाब आप लोगों को ये है बेटा कि बताया, फिर तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीख सकते। क्योंकि ये आपका नहीं, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, इसलिए मैं इसको वो करना चाह रहा हूँ, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग अ नेम, कि देयर आर सो, मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि हम आपको एक लफ्ज़ पढ़ाएंगे तो 10 लफ्ज़ 9 लफ्ज़ और सीखना आपकी जिम्मेदारी है। आप रिसर्च करोगे, आप 2-3 वीडियोस एक्स्ट्रा देखोगे, और शुरू में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी जो आज भी सीख रहे तो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगी, क्यूरियोसिटी। और मैंने ये तब बताया था जब मैंने आपसे ओके का मतलब पूछा था। मैंने कहा था रोज़ हम ऐसे चीज़ें सीखते हैं जिनके मतलब पे हम ध्यान नहीं देते, पर वो रोज़ बोलते रहते हैं। उस वक्त भी की थी और शुरू में भी क्या था कि हमने क्या करना है, अपने अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, तो क्या होगा। आप उस भीड़ में जितने लोग ML AI इंजीनियर बने, ML इंजीनियर बने, डेटा साइंटिस्ट बने, आप उनसे बेहतर हो जाओगे। जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके अंदर आएगी, आप बेहतर से बेहतर होते जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने साथ वाले से बेहतर हो जाओ, तो आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दो और उनके जवाब ढूंढना शुरू कर दो। सवाल पूछना शुरू करो, जवाब ढूंढना शुरू करो। तो नबिया अभी ना, अब मैं आपको अगले लेक्चर में बुलाऊंगा, हम लेक्चर 6 घंटे का रखेंगे, क्योंकि 1 घंटे में तो आपने बच्चों को 2 दफ़ा फंसा दिया। चलो भैया, बोर नहीं फंसाना, रैप अप करो। ठीक है, बायस की बात हो रही थी, तो बायस आपको क्विकली और इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारे पास इनपुट आ रही होती है उसके साथ ऐड करते हैं, ताकि जो मॉडल है वो उसके अंदर साथ ऐड की जाती है। लेट्स से अगर हम ये वैल्यू बायस वाली ऐड ना करें तो क्या होगा। एक चीज़ मैं ये बता दूँ, मिसाल के तौर पर कि इन किसी तरीके से न्यूरॉन्स की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वो तमाम अगली लेयर्स के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ होंगी वो क्या जा रही होंगी, 0। आउटपुट क्या हो रही होगी, तो आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही होगी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है तो कुछ वैल्यूज़ अगर 0 हो जाए तो, लेकिन जो आपने बायस एक वैल्यू रैंडम ऐड की होती है उसके साथ, वो उसकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखवाती है। तो अगर ये नहीं होगा और आपकी वैल्यूज़ अगर वो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी वैल्यू 0 हो गई, तो आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग नहीं करेगा, वो ट्रेन नहीं होगा। तो ये इसका बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और एक बच्चे ने कहा था कि बायस जो है वो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जब बताई थी तो उसमें उसका क्या मतलब है। हारिस, आप वो अपनी रिग्रेशन की लाइन दिखा सकते हैं मुझे? आपने स्लाइड एक खोली। जी, मैं आपको रिग्रेशन जी बिल्कुल की ये भी ठीक है, वो पिछली लाइन जो खुली थी ये ठीक है। इस लाइन में जो बायस है वो
वो जगह है जिधर आप एक मिनट सर, मैं शो कर दूँ। हाँ स्क्रीन पे काइंडली अगर एक दफ़ा दिखा देना तो मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर दूँ। जी आप सबको स्क्रीन पे लीनियर लाइन नज़र आ रही होगी जो रेड लाइन से मिलके बनी है। तो इस केस में अगर आप लाइन के केस में बायस को देखना चाहें तो ये वो जगह है जिधर आप वाई एक्सिस को कट करते हैं, ठीक है, इसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं मैंने बताया था उनका एक लीनियर पोर्शन होता है। लीनियर पोर्शन होता है mx प्लस सी या wx प्लस बी। तो m जो है वो स्लोप थी और b जो था वो इंटरसेप्ट था। तो जब हम इसी मैथ की इक्वेशन को न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं तो m की जगह हम w या वेट्स यूज़ करते हैं और b जो है वो हमारे उस लाइन की इंटरसेप्ट होती है। इसकी रीज़न हारिस ने बहुत अच्छी रीज़न दी कि वेट्स हमारे कंट्रोल में है लेकिन इनपुट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी ने सारा कुछ ज़ीरो दे दिया तो सारे वेट्स ज़ीरो हो जाएंगे। तो बायस में हम नॉन ज़ीरो वैल्यू रखते हैं ताकि हमारा जो मॉडल है वो कुछ ना कुछ ट्रेन हो सके, हमेशा ज़ीरो ही ना देना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये इसकी यानी कि ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल देती है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो बायस एक कंट्रोल मैकेनिज्म। उसके आगे हम लॉस फंक्शन, अब हम जब फॉरवर्ड पास कर लेते हैं उसके बाद हमने लॉस कैलकुलेट करना होता है। तो लॉस फंक्शन मीन स्क्वायर एरर यूज़ कर रहे हैं हम, वो ऑलरेडी हारिस एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। और ऑप्टिमाइज़र हम यूज़ करते हैं इसलिए कि हमने अपनी वैल्यूज़ को अपडेट भी तो करना है कि लॉस कैलकुलेट हुआ उसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं, अपने न्यूरॉन्स की वैल्यूज़ को, वेट्स को। यहाँ पर मैं जो ये बात हो रही है उसको मैं क्विकली समराइज कर दूँ कि लॉस आपने जैसी आपकी वैल्यूज़ प्रेडिक्ट हुई आपने एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को कंपेयर किया कि आप कितने क्लोज हैं एक्चुअल वैल्यूज़ के जो आपका मॉडल ट्रेनिंग के टाइम प्रेडिक्ट करा है। रिमेंबर दैट ये ट्रेनिंग के टाइम हम लोग वो लॉस कैलकुलेट करता जा रहा है। उस लॉस को देखते हुए वो अपने जो वेट्स हैं, ठीक है, वो अपडेट करेगा। तो जो आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है यहाँ पे कोई और अगर ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रेटजी बदलती जाती है कि एक इपॉक के बाद बदलना है, इपॉक के अंदर कुछ बैजेस के बाद ऑप्टिमाइज़ करने हैं वेट्स। तो आपका लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइज़र जो कि वेट्स को, आपके मॉडल के वेट्स को अपडेट करता जाएगा ताकि उसकी ट्रेनिंग इंप्रूव हो और उसके रिजल्ट्स इंप्रूव हों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ चले जाते हैं जिसमें हमने इपॉक नंबर ऑफ़ इपॉक्स दिए हैं। इपॉक्स मतलब समझ लें कि आपकी ट्रेनिंग कितनी दफ़ा होनी है। जैसे आपने एक किताब पढ़ी है तो आपने उसको कितनी बार पढ़ा है कि आपको उसकी समझ आ गई है। इसी तरह हम ट्रेनिंग में भी इपॉक्स यूज़ करते हैं कि कितनी बार हमारी ट्रेनिंग होगी कि हमारा मॉडल जो है वो लर्न कर जाए। फिर वही हमारा फॉरवर्ड पास चलेगा। हमारा एक्स ट्रेन जो ट्रेनिंग सेट है उस पर लॉस कैलकुलेट होगा और उसके बाद हम ऑप्टिमाइज़र यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ दोबारा सेट करेंगे। मतलब अब जैसे ट्रेनिंग हो रही है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ज़ीरो ग्रेड यूज़ हुआ है। इसमें ये होता है कि अब ट्रेनिंग के दौरान पहला इपॉक रन हुआ तो दूसरी बार वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए हमारी जो वेट्स की हैं, तो हम उसको दोबारा से नल पे ले आते हैं ताकि अगली आइट्रेशन जो है हमारी उसमें कोई एरर ना आए। देन हम बैकवर्ड लॉस कैलकुलेट करते हैं और मतलब बैकवर्ड पास हमारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब आपको कंपैरिजन भी बता दूंगा टेंसर फ्लो से और पाइटॉर्च का क्विकली। जो टेंसर फ्लोज के अंदर, टेंसर फ्लो एंड केरास के अंदर आपको बिल्ट इन फंक्शंस मिल रहे थे। आपने उसके अंदर ट्रेनिंग डाटा सिर्फ अपना इनपुट के तौर पे देना होता था और आप वो फंक्शन कॉल करते थे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन पाइटॉर्च के केस में ऐसा नहीं है। पाइटॉर्च के केस में आपको एक ट्रेनिंग लूप लिखना पड़ेगा और वो जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर आपको वो चीज़ें भी उसी ऑर्डर में खुद डिफाइन करके बतानी पड़ेंगी कि इस लूप के अंदर पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो आपको पक्की पकाई चीज़ नहीं मिल रही, आपको वो आप खुद करना पड़ेगा। तो इसको फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा मज़ीद अच्छे लेवल पे आपकी चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे 500 इपॉक्स हैं, आप इसको ट्रेनिंग पे लगा दें ताकि हम मीनवाइल में एक्सप्लेन करूँ तो ये हो भी जाए।
तो हमारी मॉडल की जो पिछले हमारे जो सेल्स हैं वो एग्जीक्यूटेड नहीं चलेगा, रन ऑन कर लेते हैं। तो हो ये रहा है बेसिकली कि ट्रेनिंग लूप के अंदर हम पहले उसको इनपुट डाटा दे रहे हैं। इनपुट डाटा देने के बाद हम लोग नेक्स्ट काम ये कर रहे हैं कि हमने उसको सीक्वेंस बताना है कि ये जो इनपुट डाटा है इसके साथ तुमने क्या करना है। सबसे पहले फॉरवर्ड पास होगा, वो पूरा डाटा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस तमाम लेयर्स में से पास होगा। जब वो उन तमाम लेयर्स में से पास हो गया तो आउटपुट वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि ये आउटपुट में होंगी। वो आउटपुट और वाई ट्रेन कंपेयर होंगे आपस में और उसकी बेसिस पे लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। जब लॉस कैलकुलेट होगा तो लॉस कैलकुलेट होने के बाद हमने आपको बताया कि मॉडल ने अब अपने वेट्स को अपडेट करना होता है। तो अपडेट करने के लिए वो ऑप्टिमाइज़र के साथ हम जीरो ग्रेड यूज़ करेंगे। ऑप्टिमाइज़ इस तरीके से करो कि जो वैल्यूज़ हैं वो उनको नल कर दो, ज़ीरो कर दो। नेक्स्ट आइट्रेशन में दोबारा वैल्यूज़ खुद आएंगी उसके अंदर कैलकुलेट होके। और इसको हम कह रहे हैं बैकवर्ड पास के मॉडल फॉरवर्ड पास में तमाम कैलकुलेशन लेके आगे वैल्यूज़ आउटपुट लेके आता है और लॉस अगर ज़्यादा होगा तो वो उसकी बेसिस पे बैक तमाम वैल्यूज़ को अपडेट करता है कि ये वैल्यूज़ इस तरीके से होंगी तो लॉस मेरा कम होगा। तो वो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास होता जाता है। मैं ट्रेनिंग वाला जो स्टेप है एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो इसके साथ ना एक ये ग्रीन सा एक पॉइंटर नज़र आ रहा है। मैं इसको इसके पास जो जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर आप वहाँ पे गौर से देखेंगे क्लोज करके तो एक पॉइंटर ग्रीन सा बार बार फॉरवर्ड के फंक्शन पे जाता है, फिर बैकवर्ड पे जाता है, फिर फॉरवर्ड पे जाता है, फिर बैकवर्ड पे जाता है। जब आप ये खुद भी ट्रेन करेंगे तो आपको ये बड़ा क्लोजली नज़र आएगा कि वो ट्रेनिंग के दौरान बार बार फॉरवर्ड पास कर रहा है, आउटपुट्स आ रही हैं, देन बैकवर्ड पास के थ्रू वैल्यूज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, अपडेट कर रहा है मॉडल की जो वेट्स हैं उनको, फिर फॉरवर्ड पास पे जा रहा है। तो ये ट्रेनिंग के प्रोसेस में 500 इपॉक्स के अंदर वो जहाँ जहाँ ये चीज़ हो रही है वो बार बार उस लूप के अंदर वो चीज़ें कर रहा है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो हो चुकी है और हमारा लॉस स्टार्ट हुआ था 1.007 से। हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और आफ्टर 500 इपॉक्स हम 0.67 के ऊपर ट्रेनिंग जो लॉस है हमारा वो यहाँ पे आके रुका है। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मॉडल्स आप लोग ट्रेन कर रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट भी है। इसके साथ एक यूटिलाइजेशन ये है कि जो आपने मॉडल ट्रेन किया वो सेव कैसे करेंगे और आइंदा कैसे यूज़ करेंगे। तो आपने वो जो मॉडल है उसको सेव करवाना। वो मॉडल सेव होगा तो क्या होगा, उसकी एक फ़ाइल बनती है। उस फाइल के अंदर क्या होगा, उस फाइल के अंदर उस मॉडल के वेट्स होंगे जो उसने लर्न किए हैं ट्रेनिंग के दौरान, कि किन वेट्स की बेसिस के ऊपर किन वैल्यूज़ के साथ मेरे जो आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आती है। तो आपको जो पायटॉर्च है उसके अंदर सिंपल एक फंक्शन मिल रहा है सेव का। तो आपने मॉडल डॉट स्टेट और उसकी जो स्टेट है और उसका आपने सिंपल फाइल का नाम दे देना है कि किस नाम से आप उसको सेव करना चाहते हैं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना तो मैं आपको साथ इधर आपकी जो पैनल है जहाँ पे आपकी चीज़ें होती हैं डाटा पड़ा होता है, वहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है कैलिफोर्निया हाउसिंग मॉडल .pth। ठीक है, तो ये इसकी जो फाइल है वो आपके पास सेव हो गई है वेट्स की। तो नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने हम आपको अभी दिखा दें कि नेक्स्ट टाइम आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने क्या करना है, जो वेट्स आपने सेव किए हैं उन वेट्स को आपने लोड करना है। लोड करेंगे तो यहाँ पर रिग्रेशन जो मॉडल है, मैं क्या कर रहा हूँ कि रिग्रेशन मॉडल इनपुट साइज में वही ले रहा हूँ, पिछला मॉडल ही ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक ये चीज़ कर रहा हूँ, लोड स्टेट, मॉडल की जो स्टेट है वो मैं दोबारा लोड कर रहा हूँ टॉर्च डॉट लोड, और जो फाइल मैंने सेव करवाई थी वही। तो अब ये मॉडल ट्रेन नहीं होगा, ये मॉडल वही वाले वेट्स यूज़ करेगा। अब मैं इसको इनपुट दूंगा तो ये मुझे फ़ौरन ही आउटपुट दे देगा, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और अब यहाँ पे मॉडल इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं। मॉडल इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, ये मैंने एक्स टेस्ट दे दिया है, टेस्टिंग के टाइम इनपुट डाटा, और इस इनपुट डाटा की बेसिस पे उसने मुझे क्या आउटपुट देना है, प्रेडिक्शंस देनी है। ये उसने वाई प्रेडिक्ट मुझे प्रेडिक्शंस दे दी हैं और इन प्रेडिक्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, मीन स्क्वेयर एरर के फंक्शन के अंदर मैं दे रहा हूँ वाई टेस्ट डॉट नमपाई एंड वाई प्रेडिक्ट डॉट नमपाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, नमपाई क्यों यूज़ कर रहे हैं साथ। इससे पहले आपको बताया था कि हमने कन्वर्जन की थी तमाम टेंसर्स में, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे मैं वो टेंसर्स वाली वैल्यू यूज़ करूँगा तो ठीक है।
अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डॉट नम्पाई करके, तो वो वैल्यूज़ आपकी ये जो फंक्शन है मीन स्क्वायर एरर का, वो उसको कंपैटिबल हो जाएगा यूज़ करने के लिए, तो वो यूज़ करेगा, आपके पास मीन स्क्वायर एरर यहाँ पे आ जाएगा। जब और इसको हमने जब मीन स्क्वायर एरर इसका कैलकुलेट किया तो वो 0.96 आया। ज़ीरो के हम मज़ीद क्लोज जा सकते हैं, आप इसके अंदर ऑप्टिमाइज़र टेप चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर नंबर ऑफ़ लेयर्स चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स बदल सकते हैं, हाई लर्निंग रेट चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ट्वीक्स हैं जो आप इस मॉडल के लिए कर सकते हैं और इसके जो एरर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, नियर टू ज़ीरो लेके जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक जो पायटॉर्च है उसका आपके लिए ओवरव्यू था कि किस तरीके से पायटॉर्च भी एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है। आपको फैसिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ वही वाली हैं जो पीछे थी, कॉन्सेप्ट वही वाले हैं, लेकिन अब एडिशनल उसके अंदर क्या है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से आई है कि वो आपको मोर कस्टमाइजेशन ऑफर करता है कि हर चीज़ को आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मॉडल बनाना है, उसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशंस करनी है, तो आप हर तरीके की उसमें सीक्वेंस अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करके उन चीज़ों को चला सकते हैं। और तो एक समंदर आपके सामने जिसके अंदर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ जस्ट एक चीज़ क्विकली तो वो मैं आपको दिखा दूँ, देन हम इसको वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। देखें, मैंने गूगल पे जाके सिंपल एक सर्च की है पायटॉर्च की, और मेरे पास पायटॉर्च की ये एक वेबसाइट खुल गई है जहाँ पे ओवरऑल इसकी तमाम डिटेल्स, तमाम A to Z इंस्टॉलेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इसकी ट्यूटोरियल्स, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, और इसके अंदर मज़ीद जो हम तो अभी बेसिक चीज़ कर रहे हैं, ये पायटॉर्च मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करता है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको जाएंगे, आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मिल रही है बहुत सारी चीज़ों की कि आपने डाटा सेट लोडर्स वो आपने किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से यूज़ करने। देखें, डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, साथ कोड दिया हुआ है, फिर उसकी आउटपुट भी दी हुई है कि वो क्या आएगी, क्या आनी चाहिए, और इस तरीके से ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है। आपको यहाँ से कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे रन इन कोलैब नोटबुक करेंगे तो ये सारा कोड कोलैब नोटबुक के ऊपर आपको शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गिटहब भी मौजूद है, स्लाइड्स में भी लिंक डाल दिया। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है कि अब आप लोगों ने इसको मज़ीद खुद से भी एक्सप्लोर करना है। हमने आपको ये जो चीज़ पायटॉर्च है, ये कोशिश की है कि उन्हीं कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के पहले थे उनके ऊपर इसके भी कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर दें। सो ये आज का लेक्चर था। ओवर टू सर इरफान।